नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार की वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग के जवाब की, स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष के पलटवार की, देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल, तेजस्वी के तंज को लोग जिंदा नहीं वो कैसे फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज, जानेंगे पंचायत चुनाव को लेकर क्यों बीजेपी सरकार पर भड़का हाई कोर्ट, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जगदीप धनखड़ को लेकर नई अपडेट। उपराष्ट्रपति एनक्लेव में रह रहे धनखड़ 21 जुलाई से नहीं थी कोई अपडेट। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद लगातार बचाव कार्य जारी, अब वायुसेना संभालेगी बचाव अभियान की कमान। फारूक अब्दुल्ला ने जताई 500 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। सीजेआई बीआर गवई का बयान, कॉलेजियम सिस्टम को बताया सही, बोले सुप्रीम कोर्ट नहीं है हाई कोर्ट से ऊपर। सरकार ने किया 2 स्लैब वाली जीएसटी संरचना लाने का ऐलान, अगले महीने की बैठक में इस पर लिया जा सकता है फैसला। दैनिक उपयोग की चीजों पर कम हो सकता है टैक्स। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वो 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करें जिन्हें उसने वोटर लिस्ट से हटा दिया है। पहले कोर्ट ने इन नामों की लिस्ट मांगी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने लिस्ट देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब चुनाव आयोग से ये लिस्ट सार्वजनिक करने को कहा गया है। चुनाव आयोग की तरफ से भी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जवाब आ गया है। तो क्या चुनाव आयोग मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और कब तक जारी हो सकती है ये लिस्ट, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 65 लाख से अधिक नाम हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करें और ये भी बताए कि ये नाम क्यों काटे गए हैं। बीएलओ ऑफिस के बाहर भी ये सूची लगाई जाए। अगर किसी के परिवार का कोई नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है तो उस परिवार को ये जानकारी होनी चाहिए कि परिवार के सदस्य का नाम क्यों हटाया गया। अब चुनाव आयोग की तरफ से ये बता दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 20 अगस्त से सभी सियासी दलों को बीएलओ की तरफ से सूची सौंप दी जाएगी, जिसमें जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं या जिनके नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में दर्ज हैं या फिर स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, सूची में शामिल न किए गए मतदाताओं की सूची कारण सहित ड्राफ्ट रोल में डाली जाएगी, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर बूथवार ईपीआईसी संख्या से खोजा जा सकेगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अब एसआईआर की प्रक्रिया में आधार को भी शामिल करने का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि ड्राफ्ट सूची में जो लोग शामिल नहीं हो पाए हैं वो आधार की एक प्रति के साथ दावा दायर कर सकते हैं। यहाँ आवेदक केवल वे लोग हो सकते हैं जो ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं। साथ ही जो नाम काटे गए 65 लाख लोगों में भी शामिल नहीं हैं, केवल वही लोग दावा दायर कर सकते हैं जो नियमों के अनुसार फॉर्म 6 में होना चाहिए। इसके साथ ही फॉर्म 6 में पहले से ही आधार शामिल है। यानी साफ है, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद में चुनाव आयोग विपक्ष के सामने घुटने टेक चुका है, तो पीएम मोदी के लाल किले से दिए भाषण पर भी विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने पीएम के बयान पर सवाल उठा दिए हैं, तो क्या कहा पीएम ने, देखेंगे रिपोर्ट में। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से भाषण देते हुए पीएम मोदी ने जब आरएसएस की जमकर तारीफ की तो राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई और मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए। हर कोई इसे मोदी की मजबूरी बता रहा है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने तो ये तक कह दिया कि आज फर्क करना मुश्किल हो गया कि चुनावी भाषण है या लाल किले की प्राचीर से देश के लिए संबोधन है। आजादी का दिन है, आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती। एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आजादी में उसकी भूमिका का मूल्यांकन देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना। बस आज के उनके भाषण से मुझे लगा कि वो डॉग व्हिस्टलिंग से, पार्टीजन पॉलिटिक्स से कभी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। आप कल्पना कीजिए, ट्विस्ट विथ डेस्टिनी वाले भाषण से आज हम कहां पहुंच गए हैं कि फर्क करना मुश्किल हो गया कि ये चुनावी भाषण है। वहीं सांसद अखिलेश यादव ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि ये मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं।
तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि उन्हें इस विषय को आज के राष्ट्रीय एकता पर्व पर नहीं छेड़ना चाहिए था। एक बहुत स्पष्ट बात है। आरएसएस के संदर्भ में दो व्यूज हैं इस मुल्क में, एक हमारा व्यू है और एक मोदी जी का और उनके साथियों का व्यू है। हमारा व्यू और उनके व्यू में बहुत बड़ा अंतर है और ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे देश के डिस्कोर्स में, हमारे देश के संवाद में। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जहां पर इतना अंतर है लोगों के बीच में, उसको आज राष्ट्रीय पर्व, एकता पर्व के दिन पर उस विषय को नहीं छेड़ना चाहिए। अब उन्होंने छेड़ा है, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। यानी लाल किले की प्राचीर से पीएम ने आरएसएस की तारीफ की तो कई सवाल खड़े हो गए। विपक्ष हमलावर हो गया, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विपक्ष पीएम मोदी के भाषण पर सवाल कर रहा है, तो सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाए हैं। खास तौर पर पिछले 11 सालों में मोदी सरकार के शासनकाल में जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार की नीतियों पर भी सवाल किए हैं। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखेंगे रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वतंत्रता दिवस पर एक वीडियो संदेश जारी कर चुनाव चोरी के मुद्दे पर बात की। देश के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का सहारा ले रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता खोने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर विपक्षी वोटों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। बड़े पैमाने पर चुनाव में गड़बड़ियां सामने आ रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर खुलेआम विरोधी पक्ष के वोटों को काटा जा रहा है। जो जीवित है उन्हें मृत बना दिया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता इस बात से समझी जा सकती है कि वो ये बताने को तैयार नहीं थे कि किन लोगों के और किस आधार पर वोट काटे जा रहे हैं। खड़गे के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस मामले में पारदर्शिता नहीं दिखाई और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया। खड़गे ने कहा कि बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने 65 लाख वोट काटे, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये अभ्यास बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने सबूतों के साथ चुनाव में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया है और पार्टी अब महाराष्ट्र के साथ बाकी राज्यों के चुनावों में भी ऐसी ही धांधलियों की गहन जांच कर रही है। इसके साथ ही खड़गे ने यह भी बताया कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं से अपने बूथों की वोटर लिस्ट की बारीकी से जांच करने की अपील की है ताकि गड़बड़ियों को उजागर किया जा सके। खड़गे ने बताया कि कांग्रेस ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जहां नागरिक ऐसी गड़बड़ियों की जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आखिर में राहुल गांधी के 17 तारीख से बिहार के सासाराम से शुरू हो रही वोट अधिकार यात्रा का भी जिक्र किया, जिसके तहत पार्टी न सिर्फ वोटिंग के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करेगी, बल्कि बिहार चुनाव को लेकर अपनी जमीन भी मजबूत करने का काम करेगी। मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही विपक्ष के निशाने पर हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से बिहार चुनाव जीतने की कोशिश में है और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू की गई, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने खुला पत्र लिखा है, जिसमें सवाल किया है कि जिन लोगों को चुनाव आयोग ने अब जीवित नहीं माना है वो कैसे झंडा फहराएंगे। तो क्या कहा है तेजस्वी ने, देखें रिपोर्ट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के लोगों को एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने चुनाव आयोग के चलाए जा रहे वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के तहत जीवित लोगों के नाम हटाए जाने और जो लोग जिंदा नहीं हैं उनके नाम जोड़े जाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इसे तानाशाही बताते हुए इसके खिलाफ लोगों से एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह पत्र शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ये विडंबना है कि जहां पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं बिहार के लोग अपने मताधिकार की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब जिंदा लोगों का वोट काट दिया जाएगा तो वो अपने घरों पर तिरंगा कैसे फहराएंगे। इसके साथ ही इस चिट्ठी में तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में तानाशाही के सामंती साम्राज्य की स्थापना करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता का मतलब सिर्फ घरों पर तिरंगा फहराना नहीं, बल्कि तानाशाही के खिलाफ खड़े रहना भी है। तेजस्वी के मुताबिक बिहार में लाखों नाम वोटर लिस्ट से एक झटके में हटा दिए गए हैं, जिससे जिंदा लोग उन लोगों के समान हो गए हैं जो जिंदा नहीं हैं। इस चिट्ठी में तेजस्वी ने आगे कहा कि यह स्थिति हास्यास्पद है, जहां सत्ता और उनके पिट्ठुओं ने बिहार के लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ आगे आकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। तेजस्वी का यह खुला पत्र ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में एसआईआर को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं।
यानी तेजस्वी यादव ने इस चिट्ठी के जरिए अपनी प्राथमिकता बता दी है, जिसे लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ी हुई है। बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग गिर गया तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की सरकार घिरती दिखाई दे रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जिस तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश की गई, लोगों को वोट डालने से रोका गया, उसे लेकर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और बेहद सख्त आदेश जारी किए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, जिसमें गड़बड़ी की खबरें सामने आई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव परिणामों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नतीजों के ऐलान पर फैसला रिजर्व रख लिया है और कहा है कि जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। साथ ही 14 अगस्त को मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रिजर्व कर दिया। कोर्ट ने 18 अगस्त को अगली सुनवाई और दोबारा मतदान करने का आदेश दिया, जिसके बाद ही नतीजों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पूरे विवाद की जांच रिपोर्ट भी तलब की है, जिसके आधार पर ही हाईकोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगी। 8 अगस्त को देहरादून निवासी अभिषेक सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि आरक्षण निर्धारित करने में गड़बड़ी की गई, जिससे कई उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। इससे पहले कांग्रेस ने भी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पर किडनैपर बनने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने कहा था कि नैनीताल के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी समर्थकों ने बंदूक की नोक पर कांग्रेस के 9 जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप कर लिया। इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसी के चलते वो हिंसा और भय के सहारे चुनाव हथियाने में लगे हैं। ऐसे में बीजेपी बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। बीजेपी को जहां जनता ने खारिज कर दिया, वहां भी वो सत्ता में आ जाती है। इससे जो कुछ उत्तराखंड में हो रहा है, उसने कोर्ट को भी हैरान कर दिया है। तो हैरानी पार्टी के वादों को लेकर भी हो रही है। बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। और अब इस केंद्र शासित प्रदेश के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान कर दिया है, देखेंगे रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मामला अब गर्माता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल ही रही है, जहां सरकार घिरी हुई है। कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं और सरकार ने 8 हफ्तों का समय मांग लिया है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि वो इन हस्ताक्षरों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। इतना ही नहीं, सुनवाई में पहलगाम हमले का जिक्र आने पर सीएम ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्षेत्र के लोगों को ऐसे अपराध की सजा दी जा रही है जिसमें उनका कोई हाथ नहीं है। बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा कि आज से हम इन 8 सप्ताह का उपयोग सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने में करेंगे। अगर लोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है तो मैं अपनी हार मान लूंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देने के मामले की सुनवाई के दौरान पहलगाम हमले का जिक्र किया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन हम पहलगाम हमले को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुरक्षा को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 हफ्ते का समय देकर इस पर जवाब देने के लिए कहा था और अब उमर अब्दुल्ला ने अभियान का ऐलान कर सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। उमर पूर्ण राज्य के दर्जे की डिमांड कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। तो दुनिया भर की नजरें इस समय अलास्का पर भी टिकी हुई हैं, जहां कुछ ही घंटे बाद अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात होने वाली है और इस बैठक में अगर सहमति बनी तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग रुक सकती है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होनी है। करीब 4 साल से यूक्रेन और रूस की जंग के बीच ये पहली बार है कि पुतिन सीजफायर के मुद्दे पर किसी देश से सीधे बात कर रहे हों। लेकिन इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया है। हिंदुस्तानी समय के मुताबिक 16 अगस्त को रात 2 बजे ये बैठक होगी। बैठक से पहले पुतिन बेहद शांत दिखाई दे रहे हैं, तो ट्रंप खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और रूस को धमका रहे हैं कि अगर बातचीत कामयाब नहीं रही तो वो रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन यूरोपीय नेताओं को आशंका है कि अकेले कमरे में पुतिन ट्रंप पर हावी हो सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के लिए सुरक्षा इंतजाम भी खास हैं। बातचीत अलास्का के सबसे बड़ा सैन्य अड्डा जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ में होगी, जिसे किले में तब्दील कर दिया गया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और रूसी सुरक्षा बलों के बीच बॉडी फॉर बॉडी तैनात होगी। जितने अमेरिकी एजेंट किसी दरवाजे पर तैनात होंगे, उतने ही रूसी एजेंट दूसरी तरफ खड़े होंगे। साफ है, इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हिंदुस्तान भी इस मुलाकात के फैसले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से हाल ही में हिंदुस्तान पर 50% का टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान रूस से व्यापार बंद कर दे। अमेरिका के वित्त मंत्री धमकी दे रहे हैं कि अगर पुतिन ने समझौता नहीं किया
तो हिंदुस्तान पर टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। इस बीच चीन भी इस मुलाकात पर पैनी नजर बनाए हुए है। चीन ने पुतिन को संदेश भी भेजा है कि बातचीत में नरम रुख दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात पर अगर कोई समझौता होता है तो उसमें पुतिन का ही दबदबा रहने वाला है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बदली बदली सी सरकार या बदले बदले से सरकार नज़र आ रहे हैं। पिछले 12 साल में तो मुझे ये याददाश्त में नहीं आ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी लाल किले से महंगाई को कम करने की बात कही हो। उन्होंने कहा कि जीएसटी के स्लैब को कम कर दिया जाएगा, 2 ही स्लैब रहेंगे, महंगाई इससे कम होगी, चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बड़ा बदलाव कब होगा? जब दिवाली होगी और दिवाली पर मैं आपको एक तोहफा दूंगा। लेकिन चालाक जनता भी समझ गई। वो कह रही है कि ये सब बिहार चुनाव को देखते हुए हमको फंसाने का एक चारा हो सकता है। अरे भाई, जब चुनाव आयोग जी का जो फॉर्मूला है वो कामयाब नहीं होगा तो फिर जीएसटी के स्लैब को कम करना, महंगाई को कम करना, यही सब तो किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।